जाना था। तो आइए आज के वीडियो में कुछ और आगे जानते हैं। तो इसके पिछले हमने मिश्र धातु पढ़ा था। तो आइए अब देखते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम होता क्या है। अनुपात का नियम कह रहा है कि क्या थी, जर्मन वैज्ञानिक जिनका नाम क्या था, जे.बी. रिक्टर, इन्होंने क्या किया 1792 ईस्वी में इस नियम का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। तो इन्होंने बताया कि जिस भार अनुपात में दो तत्व, मान लीजिए क्या दो तत्व हैं, जिस भार अनुपात में क्या ए व बी से क्या है संबंधित हैं, पृथक पृथक किसी तीसरे तत्व सी से एक निश्चित भार में संयोग करते हैं, उसी भार अनुपात में या उस भार अनुपात के सरल गुणक सरल भिन्न में वे दोनों तत्व ए और बी परस्पर संयोग करते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए क्या है, क्या दो तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दो तत्व क्या है, किसी तीसरे तत्व क्या है कार्बन से इस प्रकार संयोग करेंगे। तो मान लीजिए इसके क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे, और कार्बन और मिलकर क्या करेंगे CH4। तो कह रहा है मतलब हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन का परमाणु भार क्या है 1, तो क्या 2 हाइड्रोजन 2 हो गया, और ऑक्सीजन का 16। तो दो संबंध है 16 के अनुपात में, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन क्या है 16 भाग, 2 भाग हाइड्रोजन का और 16 भाग ऑक्सीजन। और इसमें क्या कर रहा है, हाइड्रोजन का 4 भाग है और कार्बन का कितना भाग है, कार्बन का है 12 भाग। तो देखिए इसमें हाइड्रोजन 4 है, तो इसमें भी 4 कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 दूनी 4, तो 4 + 32। तो मतलब 4 और 32 के अनुपात में क्या कर रहे हैं, ये है इसमें हाइड्रोजन बराबर है। कह रहा है मतलब जब क्या है, ये दोनों तत्व क्या हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन कार्बन से इस प्रकार क्या करता है संयोग करता है कि क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे, यदि आपस में संयोग करेंगे, दूसरा क्या करेंगे तीसरे से कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो क्या होगा, ये जो 32 और 12 के अनुपात में क्या करेंगे, दोनों संयोग करेंगे। तो 6 क्या होगा, कार्बन CO2 ये बनाएंगे, तो कार्बन कितना होता है 12 और ऑक्सीजन कितना होता है 32 होता है। तो यहाँ पर जो कह रहा था वो क्या हो गया, हमारा सटीक बैठ गया कि मतलब क्या जिस अनुपात में क्या करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संबंधित है और कार्बन हाइड्रोजन संबंधित है, ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन जो क्या है ये दोनों तत्व किसी तीसरे तत्व से ऑक्सीजन और कार्बन क्या करेंगे, यदि क्या करते हैं संयोग करते हैं, तो क्या होगा, यह इनके सरल गुणक के रूप में क्या करते हैं संयोग करेंगे। तो यही कहने का मतलब है। तो आइए देखते हैं, कहा जे.बी. रिक्टर ने सन 1792 इस नियम को प्रतिपादित किया। इन्होंने क्या कहा, जिस भार अनुपात में दो तत्व पृथक मतलब जो दो तत्व हैं क्या अलग अलग किसी तीसरे तत्व सी के साथ, दो तत्व क्या होते हैं ए व बी क्या है अलग, तीसरे तत्व सी के साथ जिस भार अनुपात में क्या है तीसरे तत्व के एक निश्चित भार से क्या करते हैं संयोग करते हैं। ए और बी क्या हैं, ए और बी क्या करते हैं तीसरे तत्व से, मान लेते हैं सी, इससे क्या है सरल भार अनुपात में क्या करते हैं संयोग करते हैं, ये इससे संयोग करता है, ये इससे संयोग करके करते हैं। तो कह रहा है संयोग करते हैं तो उसी भार अनुपात में उस भार अनुपात के सरल गुणक के सरल भिन्न में वे दोनों तत्व ए और बी परस्पर संयोग करेंगे। ए सी से क्या करता है जिस अनुपात में, और बी सी से जिस अनुपात में संयोग करता है, उनके उसी अनुपात में क्या उसी के सरल गुणक के रूप में क्या करें ए और बी संयोग करेंगे। कह रहा है H2S और H2O और SO2 के तीनों यौगिक व्युत्क्रम अनुपात के नियम का क्या करते हैं पुष्टि करते हैं। तो कह रहा है H2S क्या बनाएगा H2S, हाइड्रोजन कितना है 2, सल्फर 32, इसमें हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 16, इसमें सल्फर कितना है 32 और ऑक्सीजन 2 है, तो क्या है 32:32। तो मतलब कह रहा है क्या मतलब सरल गुणक के रूप 32 करिए क्या एक संबंधी है, यानी ये क्या सरल गुणक के रूप में या तो आएगा या तो क्या गए 32:16 के अनुपात में आएगा। तो कह रहा है H2S में हाइड्रोजन का 2 भाग सल्फर के 32 भाग से, और H2O में क्या ऑक्सीजन का 2 भाग क्या है हाइड्रोजन का 2 भाग, इसमें भी हाइड्रोजन का 2 भाग ऑक्सीजन के कितने भाग से 16 भाग से क्या करता है संयोग करता है। अतः इस नियम में सल्फर ऑक्सीजन के साथ 32:16, इसमें क्या इस नियम में क्या ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन के साथ किस रेशियो में 32:16 इसके सरल गुणनफल में संयोग करता है सल्फर ऑक्सीजन के साथ। जो सल्फर है ऑक्सीजन के साथ कितने के रूप में 32:16 अथवा इसके सरल गुणनफल
में संयोग करता है। वास्तव में दोनों क्या है 32:32 अथवा 1:1 के अनुपात में SO2 में उपस्थित होंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, या तो क्या सल्फर और ऑक्सीजन, मतलब 32 सल्फर और ऑक्सीजन यदि क्या करेंगे SO, यदि SO बनता है तो क्या करेगा, सल्फर ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या होगा, सल्फर एक यहाँ ऑक्सीजन एक है, दोनों उससे क्या है सेम है, तो क्या होगा दोनों के सेम ही आएंगे। तो क्या है सल्फर 32 और ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पर क्या ऑक्सीजन 16 रखा है तो क्या 16 रखेंगे और यहाँ 32:16 के अनुपात में करेगा। तो यहाँ 32 था और यहाँ 16, लेकिन क्या है यहाँ पर SO2 बनेगा तो क्या बनेगा 1:1 यानी 32:32 के अनुपात में क्या करेगा संयोग करेगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और व्युत्क्रम अनुपात का नियम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर अगला है रासायनिक तुल्यता नियम। अगला है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। तो रासायनिक तुल्यता नियम ये क्या कर रहा है, इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के अभिकारी द्रव्यमानों का अनुपात, मतलब जितना क्या कर रहे हैं हम किसी भी प्रयोग में क्या कर रहे हैं जो हम ले रहे हैं, अभिकारी हो गया द्रव्यमानों का अनुपात तथा रासायनिक तुल्यांकित द्रव्यमानों के अनुपात के बराबर होता है। पदार्थ ए का अभिकारी द्रव्यमान तथा बी का अभिकारी द्रव्यमान क्या होगा, ए के तुल्यांकित द्रव्यमान और बी के तुल्यांकित द्रव्यमान के अनुपात क्या होगा हमेशा बराबर होगा। ये क्या है रासायनिक तुल्यता का नियम है। या पदार्थ ए का अभिकारी द्रव्यमान बटे ए का तुल्यांकित द्रव्यमान और बी का अभिकारी द्रव्यमान बटे बी का तुल्यांकित द्रव्यमान, ये भी क्या होंगे बराबर होंगे। ऐसे भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं पदार्थ ए के तुल्यांकों की संख्या बराबर पदार्थ बी के तुल्यांकों की संख्या, या पदार्थ ए के मिली तुल्यांकों की संख्या पदार्थ बी के मिली तुल्यांकों की संख्या के बराबर होती है। कर 9.8 ग्राम H2SO4 के द्वारा NaCl का कितना द्रव्यमान वियोजित होगा। मतलब क्या करा है 9.8 ग्राम का क्या, एक क्वेश्चन हल करते हैं। 9.8 ग्राम का क्या किया हमने H2SO4 ले लिया, उसके द्वारा क्या होगा NaCl का कितना द्रव्यमान क्या होगा वियोजित होगा, मतलब टूटेगा। यदि 12 ग्राम सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4 और 2.75 ग्राम अभिक्रिया के दौरान प्राप्त होता है तो मानव द्रव्यमान संरक्षण का नियम सत्य है। मानव द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है सत्य है। तो सबसे पहले NaCl H2SO4 से क्या करेगा क्रिया करेगा तो सोडियम बाइसल्फेट और हाइड्रोजन सल्फेट। अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम से द्रव्यमान संरक्षण का नियम यदि हम लगाते हैं यहाँ पर, इसमें क्या कहा मान लीजिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है सही है, तब इसको क्या कीजिए बताइए इसका आंसर। कर अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद का कुल द्रव्यमान बराबर होगा। जो अभिकारक का द्रव्यमान होगा और उत्पाद का द्रव्यमान क्या होगा आपस में बराबर हो गया। माना वियोजित होने से पहले NaCl का द्रव्यमान x किलोग्राम था, तो वियोजित होने से पहले क्या NaCl क्या था x ग्राम था और 9.8 क्या है H2SO4 है। H2SO4 कितना है 9.8 ग्राम यहाँ दिया क्वेश्चन में। फिर इसमें क्या है सोडियम बाइसल्फेट कितना 12 ग्राम है और सोडियम बाइसल्फेट कितना अभिक्रिया के दौरान 2.75 ग्राम, मतलब HCl क्या है और इसमें क्या है HCl कितना 2.75 ग्राम। अब इतना टोटल कितना आ गया 14.75 ग्राम। x बराबर 14.75 माइनस 9.8 यानी 4.95 ग्राम क्या हो गया, x का मान हमको 4.95 ग्राम मिल गया, ये हमको निकालना था। तो NaCl का मान कितना मिल गया, NaCl कितना मिल गया हमको 4.95 और जो HCl का द्रव्यमान इतना दिया है 12 ग्राम NaSO4 और यहाँ पर HCl से अभिक्रिया करते इतना ग्राम 275 ग्राम HCl अभिक्रिया के दौरान प्राप्त होता है। तो अभिक्रिया के दौरान HCl था इतना, इसमें जो HCl है। तो क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंटिंग होगा, इसको बुक से देख लीजिएगा एक बार। तो यहाँ तक हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन भी समझ में आ ही गया होगा। तो कह रहा द्रव्य की कणिक या परमाणुविक प्रकृति, द्रव्य की कणिक यानी कण के रूप में भी द्रव्य होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो द्रव्य अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों यानी परमाणुओं से बना है। जो द्रव्य है कहा गया क्या अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना है। ग्रीक भाषा में एटम शब्द का अर्थ होता है अविभाज्य कण, मतलब ग्रीक शब्द में क्या होता है अविभाज्य, अविभाज्य का मतलब क्या होता है एटम, एटम मतलब परमाणु, अविभाज्य कण
होता है। तो कह रहा परमाणु, परमाणु होता क्या है तो अब जानते हैं, परमाणु ही जान लेते हैं। तो परमाणु होता है किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं। मतलब कोई भी तत्व है जिसका क्या है सूक्ष्मतम कण, जिससे क्या बनेंगे अणु बनेंगे, तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए, मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही क्या बिना अपघटित हुए मतलब नष्ट हुए भाग ले परमाणु कहलाते हैं। मतलब क्या होंगे बिना अपघटित हुए नष्ट हुए भाग लेंगे क्या करेंगे परमाणु कहलाएंगे। और परमाणुओं का आकार अति सूक्ष्म और वास्तविक द्रव्यमान बहुत ही कम होता है। जो परमाणु है इसका आकार क्या होता है बहुत ही छोटा, और इसका वास्तविक द्रव्यमान क्या होता है बहुत ही कम होता है। और परमाणु में सबसे छोटा तथा सबसे हल्का परमाणु हाइड्रोजन का होता है। जो परमाणु है ये क्या होता है जो सबसे छोटा और सबसे हल्का परमाणु किसका है हाइड्रोजन की, और हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या लगभग 0.28 एंगस्ट्रॉम के लगभग है। और अन्य तत्वों की परमाणु की त्रिज्या 0.7 एंगस्ट्रॉम से लेकर 2.5 एंगस्ट्रॉम के मध्य है। और हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1.008 AMU है। और परमाणु की आंतरिक संरचना क्या होती है, तो परमाणु की आंतरिक संरचना जान लेते हैं। अगला हेडिंग है परमाणु की आंतरिक संरचना। कर परमाणु स्वयं विभिन्न प्रकार के अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। जो परमाणु होते हैं क्या होते हैं विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म कण से बने होते हैं, जिनको अपरमाणविक कण कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं अपरमाणविक कण। मतलब परमाणु क्या होते हैं स्वयं विभिन्न प्रकार के अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। जो परमाणु क्या है स्वयं ये क्या होते हैं बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिनको क्या कहते हैं अपरमाणविक कण कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ये सब क्या बहुत सारे हैं छोटे छोटे घटक है। तो क्या मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही क्या इसके प्रमुख घटक हैं। तो अब आइए जानते हैं परमाणु भार होता क्या है, एटॉमिक वेट। परमाणु का तो भार भी तो होगा, परमाणु कोई भी चीज़ होगा उसका तो भार तो होगा ही। करा किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक औसत परमाणु कार्बन 12 समस्थानिक की एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से क्या है कितना गुना भारी है। मतलब किसी तत्व का एक परमाणु भार ज्ञात करना तो यह बताता है कि क्या है जो उसका औसत परमाणु क्या है कार्बन 12 जो समस्थानिक है उसके परमाणु द्रव्यमान के क्या है 12वें भाग से कितना गुना भारी है। इसी से क्या करते हैं हम कार्बन परमाणु के कार्बन 12 के समस्थानिक के 12वें भाग से क्या करते हैं तुलना करते हैं, मतलब किसी परमाणु का भार ज्ञात करने के लिए। तो मान लीजिए एक तत्व ए है, इसका परमाणु भार ज्ञात करना है तो तत्व ए के औसत परमाणु का आयतन, मतलब तत्व ए के एक औसत परमाणु का द्रव्यमान लिखेंगे और उसके बाद कार्बन 12 1/12 गुणे कार्बन 12 के परमाणु का द्रव्यमान से क्या करेंगे भाग देंगे, तब जाकर हमें पता चलेगा कि मतलब क्या है उसका परमाणु भार कितना है। अब परमाणु द्रव्यमान मात्रक एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU होता क्या है। AMU यह होता है कार्बन 12 समस्थानिक की एक परमाणु के द्रव्यमान का, जो कार्बन 12 समस्थानिक है उसके एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग। मतलब क्या 1 में 12 से मतलब यदि ये 1 है तो उसमें क्या करेंगे 12 से भाग देने पर जो प्राप्त होगा उसी को क्या किया है माना जाता है AMU। और इसको संक्षेप में AMU या प्रतीक चिन्ह U से प्रदर्शित करते हैं। पहले AMU लिखते थे, अब क्या करें सिंपल भाषा में छोटा लेटर में U लिख देते हैं। तो एक AMU होता है 1/12 गुणे मास ऑफ 6 कार्बन 12 एटम, मतलब कार्बन 12 के 12वें भाग के बराबर होता है एक AMU। कर ग्राम परमाणु भार होता क्या है। जब परमाणु भार ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं ग्राम परमाणु भार कहते हैं। अर्थात किसी तत्व का ग्राम में वह द्रव्यमान जो उसके परमाणु भार के बराबर होता है उस तत्व का क्या कहता है ग्राम परमाणु भार कहलाता है। मतलब क्या करें किसी तत्व का भार क्या है किलोग्राम में दिया उसको क्या कीजिए ग्राम में व्यक्त किया क्या हो गया उसका ग्राम परमाणु भार हो गया। बस सिंपल सा ही कहना था। फिर कह रहा है तत्व के ग्राम परमाणु की संख्या, मतलब किसी तत्व है उसके ग्राम परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है तो कैसे निकालेंगे। किसी तत्व के ग्राम परमाणुओं की संख्या तत्व का द्रव्यमान ग्राम में और बटे तत्व का ग्राम परमाणु भार से क्या करेंगे भाग देंगे तो उसके ग्राम परमाणुओं की संख्या पता चल जाएगी, मतलब कितने परमाणु हैं। तो कह रहा प्रत्येक तत्व के 1 ग्राम परमाणु अर्थात 1 ग्राम
परमाणु भार में उस तत्व के 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणु होते हैं। मतलब कोई भी तत्व होगा उसकी 1 ग्राम परमाणु, जो उसका 1 ग्राम परमाणु है, अर्थात 1 ग्राम परमाणु भार में उस तत्व के कितने होते हैं? 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणु होते हैं। मतलब 1 ग्राम परमाणु में भार में क्या होते हैं? 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणु होते हैं। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। अब समस्थानिकी द्रव्यमान क्या होता है? आइसोटोपिक मास। आइसोटोप्स टॉपिक मास क्या होगा? समस्थानिकी द्रव्यमान होता क्या है? तो आइए जानते हैं। करा कोई तत्व दिया है, एक तत्व के किसी समस्थानिक का सापेक्ष द्रव्यमान 6 कार्बन 12 के बराबर 12 स्केल पर, मतलब उसको क्या कीजिए? 6 कार्बन 12 के क्या कीजिए? 12 स्केल में उस समस्थानिक का समस्थानिकी द्रव्यमान कहलाता है। मतलब 6 कार्बन 12 के क्या किया? द्रव्यमान को क्या कीजिए? 12 से भाग दिया जाए तो उसको क्या कहलाता है? समस्थानिकी द्रव्यमान कहलाता है। तो क्लोरीन के समस्थानिक, क्लोरीन 35 का समस्थानिकी द्रव्यमान 34.96 और क्लोरीन 37 का 36.95 है। ये क्या है? समस्थानिकी द्रव्यमान है। और औसत आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान की गणना निम्न सूत्र से करते हैं। यदि औसत आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो इसको निम्न सूत्र से करेंगे। ये सब हम डिटेल के साथ आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा आप जान लीजिए। वैसे भी पता है कि आपको समझ में आ नहीं रहा होगा, लेकिन एक बार रिवीजन किए रहेंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पढ़ते रहिए, थोड़ा एक बार ध्यान दीजिए, ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आगे अभी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो चैप्टर से जब पढ़ेंगे तो क्या होगा? एकदम पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो अभी हल्का फुल्का, अभी इधर से घुस रहा होगा, उधर से उड़ जा रहा होगा। एक तरफ से एक कान से घुसाइए, दूसरे से निकाल दीजिए, ऐसा मत कीजिए। थोड़ा आप ध्यान देंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। कर तत्व का औसत आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान। कोई तत्व है, इसका औसत आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान होता क्या है? तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? परसेंटेज समस्थानिक की प्रतिशत प्रचुरता बटे 100 क्या करेंगे? योग कर देंगे। टोटल का योग करेगा प्रतिशत समस्थानिक की प्रतिशत प्रचुरता बटे 100 से गुणा करके भाग देकर क्या करेंगे? समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा? औसत आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं एक प्यारा सा। कर प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला नियान के 3 समस्थानिक 10 नियान 20। नियान क्या होता है? नियान का परमाणु क्रमांक 10 होता है और इसका परमाणु भार 20। 10 नियान 20, 10 नियान 21, 10 नियान 22। ये क्या है? 20, 21, 22 क्या होता है? नियान क्या प्राकृतिक रूप में क्या होता है? इसके 3 समस्थानिक 10 नियान 21, परमाणु क्रमांक 21 और क्या होंगे? परमाणु भार क्या होंगे? इसके भिन्न भिन्न। परमाणु क्रमांक क्या हो? समान है। तो नियान 21, 22, 23 है। तथा प्रकृति में उसकी प्रतिशत उपलब्धता 90.51, 0.27 तथा 9.22 है। तो नियान का औसत परमाणु भार ज्ञात कीजिए। अब इस नियान का क्या करना है? औसत, एवरेज परमाणु भार ज्ञात करना है। तो औसत परमाणु भार करा प्रतिशत उपलब्धता बटे 100। मतलब प्रतिशत उपलब्धता कितनी है? इतना इतना इतना। सभी का क्या करना है? योग करना है। तो सभी का योग कर दिए। 90.51 बटे 100 गुणे 20। 20 क्या? इतना प्रतिशत उपलब्धता है। और 21 की उपलब्धता क्या? इतनी है। 22 की इतना है। इन टोटल का क्या गुणा करके क्या किया? प्रत्येक में 100 से गुणा करके 20, 25, 100, 5 से भाग दिया। 21 क्या? इसमें इसका गुणा करके 100 से भाग दिया, इसमें इसके गुणा करके टोटल क्या करिए? भाग दिया। तो इतना mu आ गया। तो औसत परमाणु भार कितना आ गया? 20.179। तो क्या आ गया? नियान का औसत परमाणु भार कितना आ गया? 20.27179। देखो आप डिवाइड कीजिएगा, सिंपल सा। करा बर्जिलियस की परिकल्पना। अब जानते हैं हमने इसको, आपने इसको सूत्र को पढ़ा होगा तो नहीं समझ में आया होगा। समस्थानिकी द्रव्यमान निकालते कैसे हैं? अब क्या हुआ? क्वेश्चन को सॉल्व किया, इतना सिंपल लगा कि क्या किया? ऐसे निकालते हैं। क्वेश्चन ही देता है, थ्योरी आपको लिखने का ज़्यादा नहीं देगा। इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फिर करा बर्जिलियस की परिकल्पना। तो बर्जिलियस की परिकल्पना होती क्या है? करा बर्जिलियस साहब
गैलुसेक के नियम की व्याख्या करने के लिए बर्जिलियस साहब ने क्या किया, गैलुसेक के नियम की व्याख्या करने के लिए सन 1811 ईस्वी में स्वीडिश वैज्ञानिक बर्जिलियस ने क्या किया, एक परिकल्पना प्रस्तुत की जो डाल्टन परमाणु के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब क्या किया, बर्जिलियस साहब ने क्या किया, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पर आधारित क्या की, अपनी एक परिकल्पना दी। उन्हीं की क्या किया, उन्हीं के परिकल्पना क्या किया, थोड़ा बहुत सुधार उधार करके क्या किया, एक परिकल्पना दिया। तो आइए जानते हैं। तो उन्होंने बताया कि समान ताप और दाब पर, मतलब क्या किया जाए, कोई गैस है उसको क्या किया जाए, समान ताप दिया जाए और समान दाब पर क्या है, गैसों के समान आयतनों में, मतलब क्या, जो गैस लिया जाए उस पर क्या, उसका आयतन क्या होगा, समान। मतलब दो गैस लिया जाए उस पर क्या किया जाए, इस पर भी ताप समान दिया जाए, इसको भी ताप समान दिया जाए और दाब भी समान दिया जाए और क्या किया जाए, बराबर बराबर आयतन में लिया जाए। तो परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होगी। मतलब कोई भी दो अलग अलग गैस लेते हैं और क्या किया जाए, उसको समान ताप समान दाब पर रख देते हैं और उसमें क्या करते हैं, बराबर आयतन लेते हैं। मतलब क्या, 1 लीटर इसको लिए 1 लीटर उसको लिए, गैस लिए 1 किलो गैस इसको लिए 1 किलो गैस, दोनों लिए क्या हो गए, तो क्या होगी, उनमें क्या कर रहा है कि उनमें क्या होंगे, जो परमाणु की संख्या होगी क्या होगी, बराबर होगी। और यह परिकल्पना गैलुसेक के नियम की व्याख्या करने में असफल रही, इसी कारण रद्द कर दी गई थी। गैलुसेक ने क्या किया था, इस नियम की क्या किया, यह व्याख्या नहीं, यह नहीं बताया कि मतलब क्या, समान ताप दाब पर क्या होते हैं, समान आयतन क्या होते हैं में परमाणु की संख्या बराबर होती है। गैलुसेक ने नहीं बताया था, इसलिए क्या हो गया था, गैलुसेक नियम को क्या किया था, रद्द कर दिया गया था इसी कारण से। कर अणु और अणुभार। अब जानते हैं अणु और अणुभार क्या होते हैं। मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर वेट। तो सबसे पहले अणु जानेंगे, उसके बाद अणुभार के बारे में जानेंगे। तो अणु होता क्या है, मॉलिक्यूल होते क्या हैं, पदार्थ अणुओं से और अणु परमाणुओं से बने होते हैं। जो पदार्थ होते हैं क्या होते हैं, अणुओं से बने होते हैं और अणु क्या होते हैं, परमाणुओं से बने होते हैं। पदार्थ अणु से बनेंगे और अणु क्या होते हैं, परमाणुओं से बने होते हैं। किसी पदार्थ या तत्व या यौगिक, किसी पदार्थ में क्या होगा, तत्व या होगा या तो यौगिक होगा, के सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सके। मतलब पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो क्या हो, स्वतंत्र अवस्था में रह सके तथा जिनमें उस पदार्थ का सभी गुण उपस्थित हो, अणु कहलाते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ हो क्या, स्वतंत्र रूप से रह सके और क्या हो, उसमें उस पदार्थ के क्या हो, सभी गुण पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। एकदम सिंपल भाषा में। मतलब कोई भी पदार्थ है उसमें क्या हो, उस पदार्थ की क्या हो, कोई भी किसी पदार्थ का क्या हुआ, सूक्ष्मतम कण जो क्या हो, स्वतंत्र अवस्था में हो, लेकिन क्या हो, उस पदार्थ के सभी गुण क्या हो, पाए जाए, उसे क्या कहते हैं, अणु कहलाते हैं। अब अणुभार क्या होता है, अब अणु है तो उसमें भार होगा ही, तो क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। कर तत्वों के परमाणु भारों के, कोई भी तत्व है उसके परमाणु भार के समान पदार्थों के अणुभार, तत्वों के परमाणु भारों के समान पदार्थों के अणुभार भी सापेक्ष भार हैं, के सापेक्ष भार हैं। मतलब कहने का मतलब है क्या, किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है, मतलब कोई भी पदार्थ दिया है जो उसका अणुभार है, उसकी क्या वह संख्या जो यह प्रदर्शित करती है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 समस्थानिक की एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। मतलब अणुभार क्या करता है, ज्ञात करता है कि मतलब क्या, कार्बन 12 परमाणु की क्या है, द्रव्यमान के उसके 12वें भाग से कितना गुना भारी है, वही क्या कहलाता है, उस तत्व का परमाणु भार कहलाता है। तो किसी पदार्थ का क्या करना है, हमको अणुभार निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान, कोई भी पदार्थ लेंगे उसका क्या करेंगे, एक अणु का द्रव्यमान में क्या करेंगे, कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान से क्या किया जाए, 12 से भाग दिया जाए और जो आए उसमें क्या करेंगे, पदार्थ के एक अणु के द्रव्यमान में भाग देंगे तो क्या होगा, उस पदार्थ का अणुभार प्राप्त हो जाएगा। अब ग्राम अणुभार। अब क्या करेंगे, जब अणुभार को क्या करते हैं, ग्राम में व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ग्राम अणुभार कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का अणुभार क्या है, 2.016 और ग्राम अणुभार 2.16016 ग्राम। तो अणुभार क्या होगा, इतना है, और ग्राम में व्यक्त क्या हो गया, ग्राम अणुभार हो गया। तो कह रहा है किसी पदार्थ का 1 ग्राम अणु उस पदार्थ के ग्राम अणुभार में कितनी मात्रा को प्रदर्शित करता है, जितनी मात्रा को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, वही क्या है, ग्राम अणुभार है। तो एग्जाम्पल के लिए
ऑक्सीजन O2 का 1 ग्राम अणु क्या है 32 ग्राम ऑक्सीजन O2 को प्रदर्शित करता है। मतलब क्या है, ऑक्सीजन O2 का 1 ग्राम अणु क्या करेगा 32 ग्राम ऑक्सीजन O2 को क्या करता है प्रदर्शित करता है। तो इसी प्रकार पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या, पदार्थ की क्या करना है ग्राम अणुओं की संख्या निकालना है, तो इस सूत्र का यूज करेंगे। पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में, पदार्थ का द्रव्यमान किस में लेंगे ग्राम में लेंगे, और पदार्थ का ग्राम अणुभार हो जाएगा में क्या करेंगे भाग देंगे। पदार्थ का द्रव्यमान में क्या करेंगे पदार्थ के ग्राम अणुभार से, ग्राम में और ग्राम अणुभार से क्या करेंगे भाग देंगे, क्या हो गया पदार्थ के अणुओं की संख्या निकल जाएगी। अर्थात कह सकते हैं कि प्रत्येक पदार्थ का 1 ग्राम अणु अर्थात ग्राम अणुभार उस पदार्थ के 6.022 × 10⁻23 अणु में अणु होते हैं। अब अणुभारों की गणना, अब अणुभारों का क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे, गणना कैसे करते हैं। करा पदार्थ के अणुसूत्र और उसके घटक तत्वों के परमाणु भारों की जानकारी से पदार्थ के अणुभार की गणना की जा सकती है। ये थोड़ा चैप्टर लेंदी है, आपको इसमें क्या किया गया पूरे बुक के जितने भी चैप्टर हैं उन सब का क्या किया गया इसमें थोड़ा मिश्रित दिया गया है, शॉर्टकट में दे दिया। उसके बाद क्या किया आपको विस्तार से आगे के चैप्टर में पढ़ना है, तो इसलिए आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन क्या केमिस्ट्री बहुत ही आसान है। इसका अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एकदम हलवा है केमिस्ट्री। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा आइए आगे बढ़ते हैं। कर पदार्थ के अणुसूत्र और उसके घटक तत्वों के परमाणु भारों की जानकारी से पदार्थ के अणुभार की क्या कीजिए गणना की जा सकती है। जैसे CO2 का अणुभार निकालना है तो कार्बन क्या है 12 और ऑक्सीजन को क्या होते हैं 2 × 16 और टोटल जोड़ेंगे 44.01 अणुभार निकल जाएगा। अब आयन भार निकालते हैं। कार्बन 12 स्केल की एक आयन का सापेक्ष द्रव्यमान उस का आयन भार कहलाता है। मतलब कार्बन 12 के 12 स्केल पर किसी आयन का क्या है सापेक्ष द्रव्यमान क्या कहलाएगा उसका आयन भार कहलाएगा। जब क्लोरीन का माइनस कर देंगे तो क्लोरीन का क्या होता है 36.45 होता है, एक माइनस हो गया तो क्या होगा 35.45 हो गया। अब ग्राम आयन भार क्या होगा, ग्राम आयन क्या होगा, ग्राम में व्यक्त आयन को ही क्या कहते हैं ग्राम आयन भार कहते हैं। और किसी आयन का कि उसके ग्राम आयन भार जितनी मात्रा को उसका ग्राम आयन कहते हैं। मतलब कह रहा है किसी आयन का क्या उसके ग्राम आयन भार जितनी मात्रा को, मतलब ग्राम आयन भार की कितनी मात्रा, मतलब जितनी मात्रा जितना ग्राम आयन भार है उतनी मात्रा को क्या कहते हैं उसका ग्राम आयन कहते हैं। अब क्लोरीन माइनस का क्या ग्राम आयन क्या 35.45 क्लोरीन आयनों को प्रदर्शित करता है। फिर अगला है सूत्रभार। तो सूत्रभार होता क्या, फार्मूला वेट करा पदार्थ के रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित उसके सूत्र यूनिट का कार्बन 12 यानी 12 स्केल पर सापेक्ष द्रव्यमान पदार्थ का क्या कहलाता है सूत्रभार, और ग्राम में व्यक्त सूत्रभार ग्राम सूत्रभार कहलाता। मतलब किसी को क्या कीजिए रासायनिक सूत्र उसका क्या कहलाता सूत्र यूनिट का, जो उसके सूत्र इकाई का जो क्या है कार्बन 12 के क्या है 12 स्केल के सापेक्ष। मतलब कार्बन 12 को क्या कीजिए 12 भागों में बांट के उसके सापेक्ष जो द्रव्यमान होगा क्या होगा सूत्रभार, और ग्राम में व्यक्त सूत्रभार क्या होता है ग्राम सूत्रभार कहलाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है इसका सूत्र यूनिट क्या है NaCl का सूत्रभार हो जाएगा 23, Na सोडियम क्या है 23 है और 35.45 क्या है क्लोरीन है, तो क्या दोनों को जोड़ेंगे 58.45 और सूत्रभार क्या हो जाएगा 58.45 ग्राम है। तो उम्मीद है यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमने पूरे डिटेल के साथ इस चैप्टर को ख़त्म कर रहे हैं। ये चैप्टर पूरे डिटेल के साथ है, ऐसा पूरी इतने डिटेल के साथ कोई भी आपको यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।